मई 2025 का ऑपरेशन सिंदूर भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब था। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड्स और उन्हें पनाह देने वाले पाकिस्तान को भारत ने जोरदार जवाब दिया। पाकिस्तान घुटनों पर आया और दुनिया भर से गुहार लगाने लगा कि उसे बचाया जाए। ठीक एक साल बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का एक बयान आता है जो दोनों देशों की कूटनीति में एक नई बहस छेड़ देता है। होसबाले ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ संवाद के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए और सुरक्षा और आत्मसम्मान से समझौता किए बिना बातचीत की एक खिड़की हमेशा खुली रखनी चाहिए। आरएसएस के नंबर 2 नेता के इस बयान के बाद से ही दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक कूटनीति का एक ऐसा पिटारा खुला है जिसने कई अनसुनी कहानियों को सामने ला दिया है। आरएसएस को हमेशा से पाकिस्तान के प्रति बेहद कड़ा रुख रखने वाले संगठन के रूप में जाना जाता है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और केंद्र सरकार का भी यही स्टैंड रहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। ऐसे में आरएसएस के नंबर 2 नेता की इस टिप्पणी को सामान्य बयान के रूप में नहीं देखा जा रहा है। कूटनीतिक गलियारों में अब इसके गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। कई जानकार इसे केवल एक संगठन का सुझाव नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से सरकार की ओर से इस मुद्दे पर मुंह टटोलने की एक सोची समझी रणनीति के रूप में देख रहे हैं, ताकि ये भांपा जा सके कि अगर भविष्य में बातचीत की मेज सजती है तो माहौल पक्ष में होगा या नहीं। राजनीतिक गलियारों में तमाम एक्सपर्ट और कूटनीति विशेषज्ञ होसबाले के बयान के मायने निकाल रहे हैं। एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ये सिर्फ संघ का एक सुझाव है या फिर इसके पीछे मोदी सरकार की मर्जी भी शामिल है। जानकार दावा करते हैं कि कूटनीति में कई बार जब सरकार को सीधे तौर पर कोई यू टर्न नहीं लेना होता है तो वो अपने सहयोगी संगठनों या बैक चैनल के जरिए हवा का रुख भांपने की कोशिश करती है। कई जानकार दावा कर रहे हैं कि होसबाले के बयान के जरिए देश और दुनिया में एक तरह का मूड टेस्ट किया जा रहा है कि अगर भविष्य में दोनों देश टेबल पर साथ बैठते हैं तो जनता और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या होगी। बीते साल भी होसबाले के एक बयान पर खूब बहस हो चुकी है। तब उन्होंने कहा था, आपातकाल के दौरान भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जोड़े गए। ये पहले संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, बाद में इन्हें निकालने की कोशिश नहीं हुई। क्या ये शब्द संविधान के प्रस्तावना में रहने चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। जानकार पाकिस्तान को लेकर होसबाले के बयान की टाइमिंग को भी बहुत दिलचस्प बता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स, खासकर द इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स के दावों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब दोनों देशों के बीच औपचारिक कूटनीति पूरी तरह ठप थी, तब भी पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था। खबरों की माने तो पिछले कुछ महीनों में भारत और पाकिस्तान के पूर्व सैन्य और खुफिया अधिकारियों के बीच कम से कम 4 गुप्त बैठकें हो चुकी हैं। इनमें से एक बैठक कतर में और दूसरी एक अज्ञात एशियाई राजधानी में हुई। इन अनौपचारिक या ट्रैक 2 वार्ताओं का मुख्य उद्देश्य संकट प्रबंधन यानी क्राइसिस मैनेजमेंट था, ताकि भविष्य में पहलगाम जैसी स्थिति दोबारा पैदा होने पर तनाव को अनियंत्रित रूप से बढ़ने से रोका जा सके। फिलहाल दोनों देशों के बीच एकमात्र सक्रिय चैनल डीजीएमओ की हॉटलाइन है, जिस पर साप्ताहिक बातचीत होती है। आरएसएस के बदले सुर पर भारत के भीतर से तीखी प्रतिक्रिया आई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आरएसएस और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने होसबाले के इंटरव्यू के उस हिस्से पर कड़ा ऐतराज जताया जिसमें उन्होंने 26/11, पुलवामा और पहलगाम जैसे बड़े हमलों का जिक्र करते हुए कहा था कि पाकिस्तान लगातार छोटी छोटी उकसावे वाली हरकतें यानी पिन प्रिक्स करता रहा है। सिब्बल ने कहा कि मुंबई हमला और संसद पर हमला हमारी संप्रभुता पर चोट थे। इन्हें मैच पिन प्रिक्स बताना शहीदों और देश का अपमान है। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत विपक्ष का कोई नेता करता तो उसे तुरंत राष्ट्र विरोधी या पाकिस्तान समर्थक का टैग दे दिया जाता, लेकिन चूंकि अब ये बात खुद आरएसएस के सर कारवां ने कही है तो इसे देशभक्ति के दायरे में रखकर देखा जा रहा है। सिब्बल ने साफ किया कि वो खुद भी पाकिस्तान के साथ शांति और संवाद के पक्ष में हैं,
लेकिन बीजेपी और संघ का ये दोहरा रवैया उनकी राजनीति को बेनकाब करता है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भी इसे सरकार की कूटनीतिक विफलता और नीतियों में भटकाव के रूप में देख रहे हैं। होसवाले के सुझाव का पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने समर्थन किया है। जनरल नरवणे ने ट्रैक टू कूटनीति और पीपल टू पीपल यानी आम लोगों के बीच संपर्क के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीमा के दोनों तरफ रहने वाले आम इंसानों की रोजमर्रा की चिंताएं और जरूरतें एक जैसी हैं। जब दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंध सुधरते हैं तो सरकारों के लिए भी रिश्ते बेहतर करना आसान हो जाता है। हालांकि पूर्व सेना प्रमुख ने यह भी साफ किया कि संवाद के साथ साथ भारत अपनी सैन्य तैयारी और किसी भी हिमाकत का करारा जवाब देने की नीति से पीछे नहीं हटेगा। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आरएसएस नेता के सुझाव का स्वागत किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत के भीतर से संवाद बहाल करने की आवाजें उठना एक सकारात्मक बात है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत में समझदारी की आवाजें मजबूत होंगी और पिछले कई महीनों से या एक साल से जो युद्ध भड़काने वाली बयानबाजी और आक्रामकता चल रही थी वो अब थमेगी। हालांकि जब अंद्राबी से कतर या अन्य जगहों पर हुई गुप्त बैक चैनल वार्ताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा कि अगर वो बैक चैनल पर टिप्पणी कर देंगे तो वो बैक चैनल रहेगा ही नहीं। पाकिस्तान के राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में आरएसएस नेता के बयान को लेकर उत्साह तो है लेकिन संदेह भी है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके अब्दुल बासित ने कहा कि पाकिस्तान को इस बयान से बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। बासित के मुताबिक भारत जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर और अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के अपने फैसले पर आज भी पूरी तरह अड़िग है। वो कश्मीर विवाद को हमेशा के लिए सुलझाने की दिशा में कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं दिखा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को किसी ऐसी द्विपक्षीय बातचीत में फंसने से बचना चाहिए जिसका इस्तेमाल भारत दुनिया के सामने अपनी छवि चमकाने और कश्मीर पर अपने रुख को और मजबूत करने के लिए करे। अब्दुल बासित ने यह भी कहा कि अगर आरएसएस के नेता का बयान ऐसे समय में आता है जब वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं तो इसके कुछ और मायने भी हो सकते हैं। हाल के दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों में थोड़ी गर्मजोशी देखी गई है। साथ ही चीन और अमेरिका की बातचीत से भी दक्षिण एशिया के समीकरण प्रभावित हुए हैं। भारत को लगता है कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ उसका बनाया गया क्वाड समूह जो चीन को घेरने के लिए था वो वैश्विक बदलावों के कारण कहीं धीमा न पड़ जाए। बासित के मुताबिक भारत इस बात से थोड़ा असहज है कि पाकिस्तान की प्रासंगिकता वॉशिंगटन में फिर से बढ़ रही है, इसीलिए वो इस तरह के बयानों से पाकिस्तान और वैश्विक समुदाय का मूड ढांप रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि आखिर भारत के एक्सपर्ट ये क्यों मानते हैं कि पाकिस्तान को पूरी तरह अलग थलग करने की पुरानी नीति पर दोबारा विचार करना चाहिए। कूटनीतिक थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एसोसिएट फेलो आदित्य गौडारा शिवमूर्ति के एक विश्लेषण के मुताबिक भारत के सामने इस वक्त सबसे बड़ी रणनीतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक चुनौती पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। चीन लगातार वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर दबाव बना रहा है और वैश्विक स्तर पर भारत को टक्कर दे रहा है। ऐसे में अगर भारत अपनी ऊर्जा, कूटनीतिक संसाधन और समय पाकिस्तान जैसे छोटे क्षेत्रीय विवाद में उलझाए रखेगा तो वो चीन जैसी बड़ी चुनौती पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। इसलिए भारत के रणनीतिक हलकों में ये सोच बन रही है कि पाकिस्तान के मोर्चे को नियंत्रित और शांत रखकर अपनी पूरी ताकत चीन की तरफ लगाई जाए। दूसरा बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान को पूरी तरह अलग थलग करने की भारत की नीति अब उतनी प्रभावी नहीं रह गई है क्योंकि पड़ोस के देशों में राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान का आना, 2023 में मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू की सरकार बनना और फिर 2024 में बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट, इन सब ने दक्षिण एशिया के संतुलन को बदल दिया है। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में अपनी सक्रियता फिर से बढ़ा दी है। दिसंबर 2025 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन के सहयोग से दक्षिण एशिया में एक नए क्षेत्रीय गुट के गठन का संकेत दिया था जिसमें भारत को बाहर रखने की बात थी। पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के साथ रक्षा सहयोग और सैन्य सौदों की बातचीत कर रहा है जिससे भारत की घेराबंदी की जा सके।
जानकारी याद दिलाते हैं कि भारत ने 2016 के उरी हमले और 2019 के पुलवामा हमलों के बाद सार्क जैसे मंचों को निष्क्रिय कर पाकिस्तान को अलग करने की कोशिश की थी। तब बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भारत का साथ दिया था, जबकि नेपाल और श्रीलंका जैसे देश तटस्थ रहे थे। लेकिन अब बदले हुए हालात में चीन के दखल की वजह से दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के पास कई विकल्प आ गए हैं। वो अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ाने के लिए चीन और पाकिस्तान दोनों का इस्तेमाल भारत के प्रभाव को संतुलित करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे में पूरी तरह अलगाव की नीति भारत के लिए ही नुकसानदेह साबित हो रही है, क्योंकि पड़ोसी देशों के पाकिस्तान के साथ गहरे संबंध रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अब समय आ गया है कि भारत को अपनी नीति में अधिक व्यावहारिक, लचीला और शर्त आधारित दृष्टिकोण अपनाना होगा। भारत के पास वित्तीय सहायता, लाइन ऑफ क्रेडिट, व्यापारिक सुविधाएं और सीमा पार कनेक्टिविटी जैसे कई बड़े साधन हैं जो पाकिस्तान कभी किसी को नहीं दे सकता। भारत को अपनी ये आर्थिक मदद केवल सद्भावना के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी वैध सुरक्षा चिंताओं से जोड़ कर देनी चाहिए। साथ ही पाकिस्तान के संदर्भ में एक नियंत्रित संवाद का रास्ता खुला रखना चाहिए, ताकि सीमा पर शांति बनी रहे और चीन के खिलाफ देश की रणनीतिक ऊर्जा बची रहे। क्या आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबाले का बयान इसी नई और यथार्थवादी कूटनीति की तरफ इशारा कर रहा है, जहां भारत अपने दरवाजे पूरी तरह बंद न करे और अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ने की तैयारी में रहे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।